हाय स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार दर्शन। आज आप लोगों के सामने केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 यूनिट 5 और जिसका नाम है द्रव की अवस्था। और यूनिट 2 में आज हम पढ़ेंगे द्रव के गैसीय अवस्थाओं के नियम या गैसीय नियम। गैसीय नियम में क्या बात करेंगे आज? हमने पहले से क्या बात की थी उसको जानेंगे। इससे पहले हमने बात किया था कि ठोस द्रव गैस क्या होते हैं और अवस्था परिवर्तन हमने पढ़ा था। ठोस द्रव गैस में अंतर आपने जाना था और वहीं पर मैंने एक दो नोट्स भी लिखाए थे। घनत्व क्या होता है, तो यहाँ पे उसके बाद हमने बताया था कि अवस्था परिवर्तन कैसे होता है, किसी द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है, ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ताप घटाते हैं तो क्या होता है। आज उसको थोड़ा सा रिकैप करके उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और उसको थोड़ा एक बार और दूसरे तरीके से बताते हैं कैसे, जिससे आपको आसानी हो। अगर हम बात करें ठोस, आपको पता है ठोस होता है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो द्रव होता है, और फिर तीसरी अवस्था जो होती है वो गैस होती है। अब यहाँ से आपको ध्यान दीजिएगा, अगर कोई वस्तु गर्म करेंगे तो ठोस से किसमें जाएगी, द्रव में बदलेगी, और द्रव से जाके गैस में बदलेगी। द्रव से गैस में कब बदलेगी, जब ठंडा करेंगे, और ठोस से द्रव में कब बदलेगी, गर्म करेंगे। गर्म करने से इसके कण जो होते हैं, उनके बल जो बल होता है, उनके बीच में जो बल लगता है वो टूट जाता है, वो कमजोर हो जाता है, जिससे इसके कण दूर दूर हो जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और द्रव को अगर हम गर्म करेंगे तो गैस में बदल जाएगा, और गैस को अगर ठंडा कर दें हम तो ये बदल जाएगी द्रव में। वहीं पर मैंने बताया कि अगर हम ठोस को अगर सीधे, अगर कोई वस्तु ठोस से सीधे गैस में बदलती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हमने कहा था ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन हमने इसको कहा था। और वहीं पर अगर ये गैस से सीधे ठोस में बदल जाए तो इसको डिपोजिशन या निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण या सब्लिमेशन हमने ये चीज बताई थी। ठोस से अगर द्रव में बदल रहा है तो ठोस से द्रव में बदलना यानी गलना हो जाएगा, गलन क्रिया होगी। अगर द्रव से सीधे गैस में जा रहा है तो इसको हम संघनन भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, संघनन या संघनन, एक मिनट, इसको द्रव से ठोस में जा रही है तो इसको हिमन कहेंगे, हिमन या जमना, हिमन या जमना। अगर यहाँ से द्रव से गैस में जा रही है, द्रव से गैस में, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको वाष्पन कहेंगे, वाष्पन या वाष्पीकरण, वेपराइजेशन। और अगर द्रव से सीधे गैस से द्रव में आ रही है, गैस से अगर द्रव में आ रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम संघनन कहेंगे, संघनन। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये मैंने कुछ पॉइंट बताया था, संघनन क्या होता है, गलन क्या होता है। अब यहाँ से आपसे पूछा क्या जाता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर आपसे पूछा गया क्वथनांक, क्वथन प्लस अंक, क्वथनांक बन जाएगा। और क्वथनांक है क्या, तो हम ये बताएंगे कि किसी द्रव का वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है उसे हम क्या कहेंगे, क्वथन कहेंगे। लेकिन अगर हम दूसरी भाषा में कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि क्वथनांक क्या है, तो किसी द्रव का वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल के वाष्प दाब के बराबर होता है। अगर आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं डेफिनेशन, तो क्वथनांक की डेफिनेशन लिख लीजिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जब गर्म करेंगे तो अवस्था परिवर्तन होता है और सीधे गैस, ठोस जो है वो द्रव में बदलता है, द्रव से फिर गैस में जाता है। लेकिन जब ठंडा करेंगे तो गैस से द्रव में आएगा और द्रव से ठोस में जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग मैं बताया था कि अगर ठोस सीधे गैस में बदल जाए बिना द्रव में बदले, क्योंकि पहले कोई भी वस्तु अगर है तो ठोस से किसमें जाएगी, द्रव में जाएगी, तब जाके वो गैस में जाएगी। लेकिन कुछ पदार्थ हैं जो सीधे ठोस से गैस में जाते हैं। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल बताया था, ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल जो मैंने बताया था वो नौसादर था, और साथ ही साथ कपूर। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल बताया कि ये जो होते हैं सीधे बिना द्रव में बदले, द्रव का मतलब लिक्विड में बिना लिक्विफाई हुए सीधे किसमें बदल जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं। तो ऐसे को हम ऊर्ध्वपातिक पदार्थ कहते हैं, या ऐसी क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी गैस का ठोस में बदलना क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। अगर गैस से ठोस बदलना है तो निक्षेपण कहलाएगा। ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है, और द्रव का ठोस में बदलना जमन या हिमन कहलाता है। द्रव का गैस में बदलना ये वाष्पन कहलाता है, और गैस का द्रव में बदलना ये संघनन कहलाता है। मैंने इसी प्रोसेस बताई थी। जो मेन्थॉल होता है, इसका सबसे एग्जांपल बढ़िया है मेन्थॉल। मेन्थॉल क्या होता है, मेन्थॉल मैंने बताया था पेपरमिंट तेल, इसको आप कॉइल के द्वारा जार में प्राप्त करते हो ठंडा करके, तो वो होता है संघनन का उदाहरण। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ टॉपिक थे। अब यहाँ पे हम बात करें क्वथनांक क्या है, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम आते हैं अपने गैसीय अवस्था के नियम पर, गैसीय नियम क्या है के बारे में जानेंगे। तो पहले जाएगी क्वथनांक। क्वथनांक पूछा जा सकता है आपसे क्या होता है। तो अगर हम बात करें किसी द्रव के लिए, क्वथनांक का मतलब ये होता है बॉइलिंग, बॉइल करना, बॉइल मींस उबालना, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसको बीपी भी पढ़ते हैं।
BP बॉइलिंग पॉइंट। तो इससे क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, किसी द्रव का बॉइलिंग पॉइंट होगा कभी भी, ध्यान दीजिएगा, उबलेगा तो इससे द्रव ही बदले उबलेगा, ठोस तो सीधे गलता है ना, ताप बढ़ाएंगे तो ठोस क्या हो जाएगा, गलेगा, पिघलेगा, तो उसका क्वथनांक नहीं होता, क्वथनांक नहीं होता, क्वथनांक इसका होगा हमेशा द्रव होगा, ध्यान दीजिएगा। तो किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब, ध्यान दीजिएगा, वाष्प दाब वायुमंडल के दाब के बराबर होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। वाष्प दाब क्या है, अब हम आपको बता दें, अगर कोई हमारा द्रव लिक्विड जार है, उसमें द्रव भरा हुआ है, इस पर एक जब ये ऊपर की ओर जो लगाएगा, जब इसको गर्म करके इसके कण दूध भरना चाहेंगे तो इसमें एक दाब कार्य करता है, एक बल कार्य करता है, इसको हम एक दाब कार्य करता है, जिसको हम क्या कहेंगे, इसको वाष्प दाब कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। कब, जब कोई द्रव होगा, इसको जब गर्म करेंगे, इसके कण दूध भरना चाहिए तो उसके ऊपर वायुमंडल से दाब पड़ता है, इस वायुमंडलीय दाब को ही वाष्प दाब कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो वाष्प दाब क्या होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, तो क्या है वो भी आपके समझ में आ चुका है, ये चीज ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे हम पॉइंट देखते हैं। अगर आपको बताया जाए कि वाष्प का द्रवण क्या होता है, तो द्रवण आपको पता ही क्या होते हैं, और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट बात करें कि वाष्पन क्या होता है, तो वाष्पन क्या होता है, इसे ध्यान दीजिएगा। वाष्पन इसको हम इंग्लिश में कहेंगे तो वेपराइजेशन कहेंगे, और वाष्पन है क्या, तो ध्यान से सुनिएगा। किसी ताप पर अगर द्रव की ऊपरी सतह से द्रव अगर गैस में बदलने लगे तो उसको हम वाष्पन कहेंगे। ध्यान दीजिएगा। अगर जैसे सीधे सिंपली बताएं कि एक हमारा एक जार है, इसमें हमारा द्रव भरा हुआ है, एक द्रव भरा हुआ है, इसमें द्रव भरा हुआ है, कोई द्रव भरा हुआ है इसमें, अगर हम इसको ताप दे रहे हैं, अगर किसी यंत्र से हम इसको ताप दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो इसके जो कण होंगे ये दूर दूर भागेंगे, और जो ऊपरी सतह है, यहाँ के जो ऊपरी सतह के कण हैं ये दूर दूर भागना शुरू हो जाएंगे, यानी ये जो कण होंगे ये दूर दूर भागते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो कण हैं ये ऊपर की ओर भागते हुए दिखाई देंगे, इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, वाष्पन कहेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये कहां से होती है, ये ऊपरी सतह से शुरू होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। किसी पदार्थ को हम गर्म करेंगे तो उसको जो द्रव होगा, द्रव जिसको हम गर्म कर रहे हैं उसकी ऊपरी सतह से कण होते हैं वो गैस में बदलने लगते हैं और वो वायुमंडल में भरने लगते हैं, इस क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, क्या है वाष्पन। ठीक है, चाहे तो बना लीजिए तो नहीं, आगे ध्यान दीजिएगा। तो वाष्पन किसी द्रव को गर्म करने पर उसकी सतह के कण वायुमंडल में दूर दूर फैलने लगते हैं, जिसे द्रव का वाष्पन कहते हैं। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको इन्वर्टेड कॉमा में नोट कर लीजिएगा। ये हो जाएगा इसकी डेफिनेशन। आगे से पढ़ते हैं उष्मा के नियम। तो गैसीय नियम क्या है, गैसीय स्टेट क्या होती है, तो हमने आपको पहले भी बता दिया है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपसे और पूछे जाते हैं, जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमने कल कुछ पॉइंट्स पे बात की थी कि ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, और ठोस के लेक्चर जैसे हमने कहा था आयतन क्या है, आकार क्या है, और वहीं पे हमने कणों के बीच में लगने वाला बल की बात की थी, इसको वांडर वाल बल भी कह सकते हैं, और या अंतरानुक बल कहते हैं। और स्थान जो खाली स्थान पड़ा हुआ था उसको हम कह रहे थे अंतरानुक स्थान। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज आती है संपीड़न या संपीड़ता। ये क्या होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे प्रसार आता है, कणों का प्रसार। तो अगर हम बात करें कणों का
प्रसार। ये दो पॉइंट भी आपसे पूछे जाते हैं। अगर हम पूछें कि ठोस, द्रव और गैस में सबसे ज्यादा कणों का प्रसार किसका होगा, सबसे ज्यादा प्रसार किसका होगा, और संपीड़ितता क्या है वो भी हम बात करेंगे। तो प्रसार को हम पूछें, अगर गर्म कर रहे हैं तो प्रसार होगा, यानी प्रसार का मतलब ही होता है फैलाव। तो आप क्या बताएंगे, ये गैसों का नहीं। तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है, तो ठोस होते हैं। ठोस की बात करें, यहां हम लिख रहे हैं ठोस, द्रव और ये गैस, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठोस का प्रसार होगा कि बहुत कण पास पास पाए जाते हैं, इसको गर्म करेंगे तो इसके कण अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा दूर किसके कण जाएंगे, तो इसी के जाएंगे। इसलिए कणों का प्रसार होगा सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा किसमें होगा, सबसे ज्यादा कणों का प्रसार होगा सबसे ज्यादा होगा। लेकिन अगर संपीड़ितता कहा जाए, संपीड़ितता का मतलब है कि दाब देकर उसको दबाना, तो सबसे ज्यादा दबाया किसको जा सकता है। अगर एक ठोस पदार्थ है, क्या हम उसको दबा सकते हैं, तो नहीं। लेकिन अगर गैस है, गैस पे अगर हम दाब लगा दें तो गैस को, अगर जैसे सिलेंडर आप देखते हैं तो उसका जो दाब होता है, उसका दाब बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा, जैसे 14 किलो 15 किलो आसानी से सिलेंडर में भर देते हैं। लेकिन अगर उसका दाब बढ़ जाता है तो वो गैस अचानक बाहर क्यों निकलती है, तो क्यों होता है, वो संपीड़ितता के कारण होता है। अगर इतना संपीड़न ना किया जाए तो गैस का आयतन आपको पता है निश्चित नहीं होता है, ना ही आकार निश्चित होता है। इसलिए उस पर संपीड़ितता देकर, यानी उसको दाब देकर उसको हम कम जगह में ला सकते हैं, अधिक मात्रा को कम जगह में ला सकते हैं। लेकिन ठोस को अगर कहें, एक ईंट है, क्या हम उसको और दबा सकते हैं, उसको और छोटा कर सकते हैं, तो नहीं। लेकिन अगर गैस फैली हुई है तो उसको हम दाब देकर उसको संपीड़ कर सकते हैं। तो चीज ध्यान रखिएगा, संपीड़ितता जो की कम होती है। और अगर गैस से पूछे तो ज्यादा संपीड़ितता सबसे ज्यादा किसको दबाया जा सकता है, और दबा के इसका आयतन कम किया जा सकता है, तो संपीड़ितता जो है वो गैस की सबसे ज्यादा की जा सकती है, सबसे ज्यादा होगी गैस की सबसे ज्यादा। यही पर अगर प्रसार की बात करें तो प्रसार, क्योंकि गैस तो वैसे भी दूर दूर फैली होती है, अगर हम थोड़ा बहुत गर्म करेंगे इसको तो थोड़ा सा शायद हो सकता है थोड़ा और फैल जाए बस, क्योंकि ये पहले से ही फैली होती है। तो ये हो जाएगा सबसे ज्यादा, यहाँ पे सबसे ज्यादा हो जाएगा प्रसार ठोस का, और गैस का क्या हो जाएगा, सबसे कम। सबसे कम प्रसार का पूछा जाए तो ठोस होगा। लेकिन अगर इनके कंपैरिजन पूछा जाए तो वही क्रम करता है, वही क्रम करता है। जैसे हम यहाँ से पूछेंगे ठोस और द्रव में, तो सबसे कम ये अगर तो ठोस की अपेक्षा ये कम, लेकिन द्रव की अपेक्षा ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे अगर पूछा जाए तो ठोस की अपेक्षा अगर देखा जाए द्रव, तो द्रव में क्योंकि सबसे ज्यादा प्रसार किसमें है, ठोस में है, तो ठोस की अपेक्षा कम और द्रव की अपेक्षा ज्यादा हो जाएगा। तो ये आप पॉइंट के से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ पे ठोस में कम है और यहाँ पे ज्यादा है। तो अगर पूछा जाए द्रव में, तो द्रव होगा ठोस की अपेक्षा ज्यादा और गैस की अपेक्षा कम। वहीं पे अगर कणों का प्रसार पूछा जाए द्रव में, तो क्योंकि सबसे ज्यादा ठोस में है, तो इसलिए द्रव में ठोस की अपेक्षा कम और द्रव की अपेक्षा ज्यादा। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसको अपने मन से भी नोट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐसे ध्यान रखिए, इसको नोट करने की जरूरत भी नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे नियम। तो नियम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे कुछ नियम पढ़ेंगे, गैसीय नियम। जैसे हम एक बार लिस्टिंग कर देते हैं कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है। तो हमें बायल का नियम पढ़ना, बायल का गैसीय नियम, बायल के बाद फिर चार्ल्स का गैसीय नियम हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आता है गैलिशेक का नियम, और यहीं पर आ जाएगा आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण। और यहीं पर हम एक टॉपिक और इसके साथ ही पढ़ेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको एवोगाड्रो परिकल्पना। आपने पढ़ी थी पहले, लेकिन यहाँ पे एवोगाड्रो का नियम है, ध्यान रखिएगा। एवोगाड्रो कर सकते हैं का नियम, ये थोड़ा चेंज है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये वो एवोगाड्रो नियम नहीं है, वो जो था वो एवोगाड्रो परिकल्पना थी। और यहाँ पे क्या है, वो जो थी वो आयतन समान कणों में समान आयतन, दो गैस समान आयतन में कणों की संख्या और या अणुओं की संख्या बताया था। यहाँ पर जो है वो एवोगाड्रो नियम थोड़ा चेंज है, ये गैसों के लिए बताया जा रहा है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलिशेक का नियम और आदर्श गैस समीकरण क्या है, इनके बारे में अब हम नियम के बारे में पढ़ेंगे और ध्यान देंगे क्या है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा पहले कि इन्होंने क्या बताया, किस चीज पे इन्होंने अपना नियम प्रस्तुत किया, इस चीज को ध्यान दीजिएगा पहले। अगर हम बात करें गैसीय अवस्था, हमारा टॉपिक का बेसिक से स्टार्ट है, और यहाँ पे हो जाएगा गैसीय अवस्था में। अगर हम बात करें बायल का नियम, बायल का नियम, ये आपकी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। और बायल का नियम है क्या, इस चीज को पहले समझिएगा। तो एक चीज हमारे पहले जो हम बताने जा रहे हैं उसको समझ लीजिएगा,
और अगर समझ में आ जाएगी तो फिर आप अपने एनालिसिस को कर सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, 3 फैक्टर हैं किसी गैस पर। अगर हम देखें तो उसमें ताप होगा, दाब होगा और उसका कुछ आयतन होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर कोई गैस है उसमें ताप जिसको हम क्या कहेंगे, ताप को टेम्परेचर यानी T, और दाब को हम हमेशा प्रेशर यानी P, और साथ ही साथ उसका आयतन होगा, और आयतन को हमेशा V, या इसी को हम 1/c भी कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, V को 1/c कर सकते हैं। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अगर ये 3 चीजें आपको तुरंत से याद हो जाती हैं तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब इन्होंने इन तीनों चीजों के बारे में संबंध बताया है। किसके बारे में? ताप, दाब और आयतन। ताप, दाब और आयतन के बारे में तीनों जो नियम आए हैं, बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलिसैक का नियम और आदर्श गैस समीकरण, हम यही पढ़ेंगे कि गैसों पर ताप, दाब और सांद्रता का जो संबंध होता है वो किस प्रकार से होता है, हम इसको अच्छे से समझेंगे। अब आप क्रम से पहले याद कर लीजिए, ताप, दाब, आयतन, ताप, दाब और आयतन। ताप जो T है, P, दाब हमेशा P यानी प्रेशर हो जाएगा, और V वैल्यू यानी कि आयतन, और 1/c 1 लीटर में जो भी सांद्रता या जो भी आयतन है वही हम इसको कह सकते हैं 1/c, कंसंट्रेशन या सांद्रता कह सकते हैं। तो इस चीज को अगर आप अच्छे समझ गए तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये बायल का नियम क्या है पहले हम समझाएंगे, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि बायल के नियम में स्थिर क्या है। तो ये इन्होंने बताया कि इनके नियम में स्थिर का मतलब कुछ रोक लिया गया कि वो बदलेगा नहीं। जैसे हम बात करें कि अगर ताप है, दाब है, आयतन, 3 फैक्टर हमने ले लिए, इसमें 2 में संबंध अगर हमें ज्ञात करना है तो एक को स्थिर मान लेंगे, यानी एक का ताप, जैसे हमने ताप स्थिर मान लिया तो ताप किसी 2 गैस ले लिए और दोनों में हम ताप नहीं बदलेंगे, दाब और आयतन का फर्क देखेंगे कि क्या होता है कंडीशन में। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरे में इसको स्थिर कर दिया जाएगा, दाब को, और एक में यानी ताप और आयतन में फिर संबंध देखा जाएगा। तीसरा जो नियम होगा उसमें आयतन स्थिर मान लिया जाएगा, यानी आयतन ही बदला जाएगा गैस का, और ताप और दाब बदला जा सकता है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझिए, फिर आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बायल के नियम में ताप स्थिर माना गया है। इस चीज को यहाँ पहले आप नोट कर लीजिएगा, बायल के नियम में ताप को स्थिर माना गया है, और चार्ल्स के नियम में दाब को स्थिर माना गया है। स्थिर कौन होगा, ध्यान रखिएगा, बायल के नियम में ताप स्थिर है, चार्ल्स के नियम में दाब स्थिर है, और जो गैलिसैक का नियम है उसमें आयतन स्थिर है। गैलिसैक के नियम में आयतन स्थिर हो जाएगा। स्थिर का मतलब है कांस्टेंट, स्थिर या स्थिरांक मान लेंगे, और कांस्टेंट इसको हम इंग्लिश में कांस्टेंट कहेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, स्थिर या कांस्टेंट। तो एक चीज हम वही रोक लेंगे, ताप होगा तो ताप नहीं बदलेंगे। स्थिर का मतलब है कि उस घटक को हम बदलेंगे नहीं, किसी भी कंडीशन में उसको नहीं बदलेंगे। जैसे ताप मान लिया गया, जैसे हमने 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया किसी गैस का, तो 300 ही रहेगा। फिर हम आयतन बदलें या दाब बदलें, उनमें हम फर्क देखेंगे, ताप बदला नहीं जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, जिसके नियम में जो स्थिर है वो बदला नहीं जाएगा, चाहे वो चार्ल्स का नियम हो या बायल का हो या गैलिसैक का हो। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, आप क्रम पहले नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए कि ताप, दाब, आयतन, हमें ये अगर 3 चीजें याद हुई तो हमें पता चल जाएगा। पूछा आपसे क्या जाता है कि बायल के नियम में कौन सा घटक स्थिर था या स्थिर है, तो आप बताएंगे बायल के नियम में ताप स्थिर है। अगर आपसे पूछा जाए चार्ल्स के नियम में स्थिर क्या है, तो आप बताएंगे चार्ल्स के नियम में दाब स्थिर है, और गैलिसैक के नियम में क्या स्थिर है, तो आप बताएंगे आयतन। अब आगे हम पढ़ते हैं बायल का नियम। तो बायल का नियम है क्या, इसके बारे में पढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। तो डेफिनेशन भी यही से शुरू हो जाएगी, स्थिर ताप से ही। जिसके नियम में जो स्थिर है वो आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। अभी आप आगे आपको बताएंगे क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, बायल का नियम, और ये बायल का नियम आया कब, ये आया 1662 में, और बायल ने इसको दिया था। किसने दिया था, बायल ने दिया था, और 1662 में, इसी ध्यान रखिएगा, 1662 में दिया गया नियम। और क्या था इस नियम पर, ध्यान दीजिएगा, तीनों वैज्ञानिकों ने, तो चाहे बायल हो, चार्ल्स हो, गैलिसैक हो, इन्होंने 3 चीजों के बारे में संबंध दिया था, ताप, दाब और आयतन। इन 3 चीजों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, फिर समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जो बताया उसके बारे में अगर बताएं, ध्यान दीजिएगा, स्थिर ताप पर किसी गैस का जो आयतन होता है वो परम ताप, जो आयतन होता है वो दाब के व्युत क्रमानुपाती होता है। इसी ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम बात करें इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा में शुरू करेंगे। स्थिर ताप पर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्थिर क्या है, बालकनी में मैंने बता दिया ताप स्थिर हो गया था। स्थिर ताप पर किसी गैस की मात्रा का आयतन, किसी गैस की मात्रा का जो आयतन होगा वह उस गैस उस गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वह उस गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती इसको समझिएगा थोड़ा सा। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है इसको हम अभी बताते हैं। व्युत्क्रमानुपाती होती है क्योंकि मात्रा की बात है इसलिए होती है। आप लोग पहले इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। इससे ताकत किसी गैस की मात्रा का आयतन उस गैस के वह हटा दीजिए, उस गैस के दाब की व्युत्क्रमानुपाती होता है, होती है नहीं, होता है। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या होता है, गणितीय रूप इसका यहाँ पे हो जाएगा गणितीय रूप। गणितीय रूप क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या बताया गया, स्थिर ताप है। ताप क्या है तो हम इधर लिखेंगे इसी लाइन में स्थिर ताप पर, चलो बाद में बताते हैं। अभी इसको देखो, किसी गैस की मात्रा का आयतन, आयतन मतलब V, और क्या बताया गया है ये व्युत्क्रमानुपाती का निशान लगाएंगे। और व्युत्क्रमानुपाती आप ध्यान रखिएगा इससे क्या होगा, इसके व्युत्क्रमानुपाती है तो दाब के, तो 1/P। अगर समानुपाती रहता तो हम इसी को क्या लिखते V समानुपाती P, लेकिन इसमें क्या बताया है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती हमेशा 1/में जाएगा यानी भाग में जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा V प्रोपोर्शनल 1/P, 1/P। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे एक समानुपाती हटाएं तो समान, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो होगी ये कंडीशन कब होगी, ये हो जाएगी स्थिर ताप पर। बताया गया ना स्थिर ताप पर, तो स्थिर ताप होगा और क्या होगा V प्रोपोर्शनल 1/P। अब अगर इसको हम इसी को लिखना चाहें, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं V, और यहाँ से प्रोपोर्शनल अगर हटा दें तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे K डैश लगा देंगे। V प्रोपोर्शनल K डैश इस्तेमाल क्या होगा अपॉन P, हम ये लिख सकते हैं। या फिर अगर हम इसको और लिखना चाहें तो और फिर से इसको क्या लिख सकते हैं, इसी को K हम अगर यहीं पे रखते हैं तो इसको इस बार लाएंगे कि गुणे में आ जाएगा, ये हो जाएगा K डैश इज इक्वल टू V इंटू P। ये चीज ध्यान रखिएगा आपको, इतना नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इतना समझ में आ गया हो कि V प्रोपोर्शनल है 1/P के। अब V है अगर क्योंकि हम कुछ कांस्टेंट अगर हटाएंगे, ये समानुपाती हटाएंगे तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट लगेगा और कांस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा K डैश हो जाएगा। इसे ध्यान रखिएगा, स्मॉल K डैश, और K डैश हो जाएगा तो K डैश 1 के सामने जाएगा गुणे में। अगर K डैश को हम यहीं पे रोक P को इस बार भेजेंगे, ये यहाँ पे भाग में इधर आएगा तो गुणे में आ जाएगा, इसलिए K डैश बराबर हमारा सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा V इंटू P हो जाएगा। अब V क्या है और K डैश क्या है ध्यान दीजिएगा, जहां आगे लिखिएगा इसको निकालते हैं। जहां K डैश क्या है, K डैश हमारा एक स्थिरांक है, कौन सा बाल स्थिरांक कह सकते हैं या स्थिरांक कह सकते हैं, और V हमारा गैस का आयतन है और P गैस का दाब होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको नोट कर लें, अगर नोट कर चुके हैं इसको हम मिटा दें। चलिए ध्यान दीजिएगा, जहां अब इसी के बारे में पढ़ेंगे, जहां K क्या है, जहां K डैश बराबर स्थिरांक हो जाएगा। आगे बताएंगे कि इस स्थिरांक का मान क्या होता है, अभी आगे देखिएगा। जहां K डैश बराबर स्थिरांक हो जाएगा V, ये जो है वो गैस का आयतन, और यहीं पे अगर हम बात करें P की, P बराबर हमारा हो जाएगा गैस का
या गैस पर लगने वाला दाब, गैस का दाब या गैस पर लगने वाला दाब। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। और ये चीज हमें पता है कि B बराबर क्या होता है, तो हमने बताया था B बराबर 1/C होता है। तो अगर हम चाहें तो इसको हम रख दें इस वाले फॉर्मूले में, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं और बराबर और K डैश इज इक्वल टू P अपॉन C, ये भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, चाहे इसको ये लाइन में लिख लीजिएगा। अगर आपको समझ में आएगा और ये समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, चाहे इसको आप डाल दीजिए, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। तो इसे हम निकाल रहे हैं। अगला हमारा क्या हो जाएगा नियम, इसके बाद हम पढ़ेंगे। और हाँ, यहाँ पर अभी एक चीज और ध्यान देनी है, ये तो हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। और ये हमारा है बायल का नियम। अब यहाँ पे बायल का नियम क्या है, इससे ताप दाब हम सब सारी बातें अभी और करेंगे। तीनों को, इन्हीं दोनों को मिलाकर बायल का नियम और चार्ल्स का नियम जब हम कंपेयर करेंगे तो तीनों घटक एक बार फिर से हम देखेंगे और फिर यहीं से आएगी हमारी आदर्श गैस समीकरण का सूत्र आएगा। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। इसको आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन बनी और वो कंडीशन क्या होगी, अगर यहाँ पर हम बात करें कि दो भिन्न दाब हो, अगर दाब दो भिन्न कर दिए जाएं और ताप वही स्थिर रहे तो क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसी नियम में एक हेडिंग डाल दीजिएगा, दो भिन्न दाबों पर। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर आप दाब बढ़ाएंगे, यहाँ पे क्या बताया गया, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बताया गया है कि जो B होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/P के। आयतन जो है वो हमेशा बढ़ेगा कब, जब ये दाब घटेगा, उल्टा होगा। कहने का मतलब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है जस्ट उल्टा। अगर दाब आयतन ज्यादा है तो दाब कम होगा, अगर दाब ज्यादा है तो आयतन कम होगा। वही चीज जैसे हमें बताया था अभी, सिलेंडर में अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो उसका आयतन गैस का क्या हो जाएगा, गैस के नियम पढ़ रहे हैं ना, तो गैस का जो आयतन हो जाएगा वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आयतन बढ़ रहा है तो गैस का दाब क्या हो चुका होगा, कम हो चुका होगा। तो ये चीज आपको बताइए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें तो भिन्न दाब है, अगर भिन्न दाब हो तो जैसे बात, अगर एक बार थोड़ा दाब बदल के लगाया गया, फिर उसको उसी दाब को दूसरा बदल दिया गया, तो दो भिन्न दाब हो जाएंगे अलग अलग। तो जैसे बात आयतन भी तो उसका अलग हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, दो अगर भिन्न दाब हो तो क्या होगी हमारी समीकरण, यही समीकरण क्या हो जाएगी, दो भिन्न दाबों पर ध्यान दीजिएगा। दो भिन्न दाबों पर गैस के आयतन तथा दाब का गुणनफल एक दूसरे के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये गुणनफल स्थिर होता है। स्थिर का मतलब होता है स्थिर होता है। कहने का मतलब क्या है, दो भिन्न दाबों पर गैस के आयतन तथा दाब का गुणनफल स्थिर होता है। कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगर पहले हमने P पे दाब लगा दिया P1, तो इसका जो आयतन होगा वो कुछ V1 होगा, और अगर इसको हमने बदल दिया तो P1 का जो आयतन हो जाएगा बदल जाएगा, तो दाब बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा P2, और वहीं पर इसका जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा V2, क्योंकि दाब बदलेंगे तो आयतन बदलेगा, इसे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे इंटू लगा हुआ है, इंटू मतलब है गुणा, गुणे का निशान लगा हुआ है। तो ये जो हमारी समीकरण आ जाएगी, ये हमारी समीकरण है दो भिन्न दाबों पर। अगर बात की जाए दो भिन्न दाबों पर तो ये क्या हो जाएगा, तो ये दो विभिन्न भिन्न दाब, अगर यहाँ मुझे P1 P1 क्या है, P2 P2 क्या है, तो अलग अलग परिस्थितियों पर P1 पहली परिस्थिति जब दाब बदला था, यानी जो दाब था पहली परिस्थिति का दाब, और P2 जो है वो दूसरी परिस्थिति का दाब, यानी जो बदला हुआ दाब है। और B1 क्या है, पहले P1 जितना दाब लग रहा था पहले प्रेशर पर जो आयतन है, और B2 क्या है, दूसरे प्रेशर पर जो आयतन लगा हुआ है। तो इसे ध्यान रखिए, क्योंकि दोनों बदल जाएंगे और ये दोनों क्या होंगे, स्थिर होंगे या स्थिरांक होंगे।
इस स्थिरांक, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। और जहां पे P1 की बात करें पहला प्रेशर है और P1 क्या है तो पहला आयतन है, और P2 क्या हो जाएगा तो बदला हुआ दाब है, और B2 क्या है तो बदला हुआ आयतन है। आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। तो इससे हमारे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में एक न्यूमेरिकल आपको देंगे, बस उसके बाद ये क्लास यहीं पर पॉइंट हो जाएगी और अगला नियम हम अगले टॉपिक पे अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इस नियम से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा क्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को हम एक बार बोलते हैं, तो आगे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा है स्थिर ताप और 760 mmHg मिलीमीटर हीमोग्लोबिन में दाब मापा जाता है। mmHg दाब पर इस एक गैस की इसी मात्रा का आयतन 74 ml कितना है 74 ml है, यदि उसी ताप और दाब बदल दिया गया 740। दाब जो है पहले कितना था 760 था, अब 740 कर दिया गया है, यानी दाब बदला गया है। P1 था P2 कर दिया गया है, mmHg कर दिया जाए तो गैस का कितना आयतन परिवर्तन होगा। यहाँ पे आयतन परिवर्तन पूछ रहा है, कितना आयतन होगा नहीं पूछ रहा, आयतन परिवर्तन क्या होगा ध्यान दीजिएगा। तो हमें क्या क्या दिया पहली बात, तो हमें P1 दिया गया है, और P1 हमारा कितना दिया था, जो दाब दिया गया है P1 मतलब पहला प्रेशर दिया गया 760 mmHg, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या दिया गया है P2 दिया गया है, P2 क्या दिया गया है, P2 दिया गया है, बदल कर कितना कर दिया गया है, इसको 740 कर दिया गया है, यानी दाब घटा दिया गया, आयतन बढ़ेगा, जाहिर सी बात है mmHg, क्योंकि विद्युत मान बात होता है। अब दाब पहले 60 था, अब 40 कर दिया, 760 था 740 कर दिया गया, तो दाब जाहिर सी बात घटा है तो आयतन बढ़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा V1 क्या था, V1 जो था वो दिया गया था 74 ml। अब V2 हमें पूछ रहा है, V2 हमें पूछा नहीं है, ध्यान दीजिएगा पूछ रहा है कर दिया जाए तो गैस में कितना आयतन परिवर्तन होगा, परिवर्तन यानी पहले कितना था और अब कितना है, दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा यानी V2 कितना होगा पहले हमें ज्ञात करना होगा, V2 में से V1 घटाएंगे तो जो आएगा वो डेल्टा V होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। आयतन परिवर्तन को डेल्टा V कहेंगे, और ये कब आएगा दूसरे में से जो बाद वाला आएगा उसमें से पहले वाला घटा देंगे तो जो अंतर निकल के आएगा वो डेल्टा V यानी आयतन परिवर्तन, इसको हम कहेंगे आयतन परिवर्तन होगा। तो आयतन परिवर्तन कैसे निकालेंगे, V2 में से V1 निकालेंगे, लेकिन V2 तो हमें ज्ञात नहीं है, V1 तो हमें ज्ञात है कि 74 ml था, लेकिन V2 हमें ज्ञात करना पड़ेगा पहले, तो अर्थात ये हमें अज्ञात है, इसको हम ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहीं पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे लगाएंगे बायल का नियम, बायल का नियम लगाने पर अगर यहाँ पे नियम लगाएंगे कौन सा लगाएंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है आप मान रख सकते हो, V2 हमें याद करना है, V2 को यहीं रोक लेंगे और P2 को भेज देंगे इस पर, यहाँ पे गुणे में इधर आएगा बटे में जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम कहें इसको लिख सकते हैं V2 बराबर कितना हो जाएगा, P1 इंटू V1 इज अपॉन V2 P2। अब यहाँ पे इसका मान रख सकते हो, आपको मान सारे पता है, सारे रख दो और V2 का मान निकल आएगा। जब V2 का मान आ जाएगा तो आपको इसमें रखना है V2 माइनस V1, यानी V2 जो आएगा वो ज्यादा आएगा, जाहिर सी बात ज्यादा वाले से पहले वाला नहीं कम वाला घटाएंगे, कम वाला कितना है 74 में, जो भी आएगा 76 जो भी आएगा उसमें से आपको घटाना है 74 को, जितना आएगा वो मान डेल्टा V होगा, और आपसे यही पूछा गया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको करेंगे और इस फार्मूले में निकाल के इसका आंसर हमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसे ध्यान रखिएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं इसी तरह से, यही क्वेश्चन सेम इसी प्रोसेस से होगा और उसको आपको करके बताना है। तो इस क्वेश्चन को पहले आप देख लीजिए, इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर आगे हम बताते हैं।
तो ध्यान दीजिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है स्थिर ताप और 100 क्यूबिक मीटर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्यूबिक मीटर, ये सेंटीमीटर नहीं है, क्यूबिक मीटर दाब पर, क्यूबिक मीटर क्यूबिक मीटर एचजी दाब पर एक गैस की किसी मात्रा का आयतन 50 ml है। मात्रा का आयतन कितना दिया गया है, 50 ml है। यदि उसी ताप पर आयतन प्रसार करके, उसी ताप नहीं बदलेगा, ताप स्थिर रहेगा बालकनी में, आयतन प्रसार करके यानी फैला दिया जाए, आयतन बढ़ाया जाएगा, 100 ml कर दिया गया। पहले कितना था, 50 ml था, यानी हम अगर बात करें कि यहाँ पे V1 दिया गया है, V1 कितना दिया गया है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर कर दिया गया है। और दूसरा जो दिया गया है यहाँ पे 50 कर दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो 100 सेंटीमीटर दाब पर किसी गैस 100 cm क्यूबिक मीटर Hg, सही है, हाँ सही, सॉरी हो गया यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। किसी मात्रा का आयतन 50 ml कर दिया जाए, यहाँ पे दाब दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, दाब दिया गया है, mmHg दाब, ये दाब दिया गया, आपको बताया गया दाब क्या है, ml कर दिया गया, यानी पहले कितना कर दिया गया, 50 कर दिया गया। यदि उसी ताप पर आयतन प्रसार करके 100 ml कर दिया जाए, अब कितना कर दिया गया है, पहले 50 ml था और प्रसार कर दिया गया 100 ml कर दिया गया, तो गैस में कितना दाब परिवर्तन होगा या गैस का दाब क्या होगा, ऐसा भी कह सकते हो। दाब परिवर्तन पूछा जाएगा तो P2 माइनस P1 हो जाएगा, P2 माइनस P1, तो कितना परिवर्तन होगा तथा कितना दाब होगा, यहाँ पे लिखा है तथा दाब कितना होगा, यानी पहले आप दाब भी ज्ञात करेंगे और दाब परिवर्तन आपको बाद में बताना है, दाब परिवर्तन आपको बाद में बताना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो पहला आयतन दिया गया है गैस का, कितनी मात्रा दी गई है, पहले 50 ml, P1 जो है वो 50 ml दी गई है, इसको बदल कर कितना प्रसार कर दिया गया, 100 ml कर दिया गया, यानी V2 कितना कर दिया गया है, V2 कर दिया गया है 100 ml। और P1 कितना दिया गया है, P1 आपको दिया गया है, P1 दिया गया 100 cm Hg, जो मात्रा है मात्रा में रखिएगा, क्यूबिक मीटर Hg होगा, तो P1 जो है वो हो जाएगा 100 cm Hg, ये मात्रा है, दाब का मात्रा Hg में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा आपको, cm Hg क्यूबिक मीटर हीमोग्लोबिन। और जो अगला होगा, अब P2 पूछा जा रहा है आपसे, P2 भी पूछा जा रहा है, P2 बराबर क्या होगा, पहले आप P2 निकाल लेंगे, P2 बराबर क्वेश्चन मार्क है, आपका सूत्र वही रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या पूछा गया है, P2 माइनस P1 यानी डेल्टा P भी पूछा गया है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इन दोनों चीजों को आपको आंसर निकाल के हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, तो ये क्या होगा, इसके लिए आप आंसर निकालिए, डेल्टा P का मान जो है हमें निकाल के बताना है। तो दोनों चीजें, एक तो आपका दाब 100 सेंटीमीटर दाब था और आयतन कितना था, 50 था, 50 से 100 हो गया, तो इसका दाब क्या हुआ होगा, इससे कम हुआ होगा, कि ये बढ़ा है, आयतन बढ़ा है, दाब कम हुआ होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आपका मान इससे कम आना चाहिए, बस ये चीज ध्यान रखिएगा। और अंतर जो होगा दोनों के बीच का दाब का अंतर है, P2 कितना दिया, P1 कितना है, जो P2 आएगा उसमें से P1 निकाल देंगे तो आपका अंतर पता चल जाएगा, बढ़ा या घटा ये भी जान सकते हैं आप। अगर माइनस में आएगा तो घटेगा, अगर प्लस में आ रहा है तो बढ़ेगा, तो आप बताइए क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है तो घट रहा होगा, अगर प्लस में आ रहा है तो बढ़ रहा होगा। तो आई होप ये बायोलॉजी नियम आपको समझ में आया होगा। और आज का ये टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं, इसके बाद अगला टॉपिक हमारा चार्ल्स का नियम होगा और फिर आदर्श गैस समीकरण भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।